मीडिया पिछले 10 वर्षों में मीडिया के एक बड़े हिस्से की स्वतंत्रता छीन ली गई है या उसे छोड़ दिया गया है। कांग्रेस मीडिया को संविधान के तहत मिली स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगी। 1. कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि मीडिया के दुरुपयोग को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका स्वनियमन है। कांग्रेस स्वनियमन की व्यवस्था को मजबूत करने, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने और संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करेगी। 2. कांग्रेस फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करेगी। 3. कांग्रेस पत्रकारों को राज्य द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा करेगी। इसमें पत्रकारों की निगरानी करने, उनके उपकरण जब्त करने और उनके स्रोतों को उजागर करने की सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करना शामिल है। 4. कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार, मीडिया के विभिन्न वर्गों के क्रॉस स्वामित्व और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण को रोकने के लिए एक कानून पारित करेगी। कांग्रेस संदिग्ध एकाधिकार मामलों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजेगी। 5. सभी मीडिया घरानों को, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अपनी स्वामित्व संरचना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्रॉस होल्डिंग्स, राजस्व धाराएं आदि का खुलासा अपनी वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। 6. कांग्रेस इंटरनेट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और मनमाने ढंग से और बार बार इंटरनेट बंद होने से रोकने के लिए एक कानून पारित करेगी। 7. कई नए कानून, जैसे प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम 2023 आदि, सरकार को सेंसरशिप की बेलगाम शक्तियां देते हैं। पहले नामित विधेयक को वापस ले लिया जाएगा। पिछले दरवाजे से सेंसरशिप को खत्म करने के लिए अन्य 2 अधिनियमों के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को संशोधित या हटाया जाएगा। 8. कांग्रेस सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करेगी ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पारदर्शी और उचित मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करे। न्यायपालिका बीते 10 सालों में भाजपा एनडीए सरकार के कुशासन, कानून के हथियारीकरण, कानून के पीछे जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण लोग लोकतंत्र विरोधी कार्यों और अधिनायकवाद के खिलाफ न्यायपालिका को अंतिम उपाय के रूप में देखने लगे हैं। केवल एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही भारत के संविधान को कायम रख सकती है। 1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गुणवत्ता न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और गुणवत्ता में परिलक्षित होती है। कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूती से बनाए रखेगी। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एनजेसी) की स्थापना करेगी। एनजेसी की संरचना सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से तय की जाएगी। एनजेसी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। 2. उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सभी रिक्तियों को 3 साल के भीतर भरा जाएगा। 3. कांग्रेस संविधान में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रभाग बनाएगी, एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील न्यायालय। 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से युक्त संवैधानिक न्यायालय संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों और कानूनी महत्व या राष्ट्रीय महत्व के मामलों की सुनवाई करेगा और उन पर निर्णय देगा। अपील न्यायालय अंतिम अपील न्यायालय होगा, जिसमें 3 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी और उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से अपील की सुनवाई करेगी। 4.
कांग्रेस न्यायपालिका के भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी। 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अधिक संख्या में नियुक्त किया जाएगा। 6. कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों से मिलकर एक न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी। यह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर कदाचार की शिकायतों की जांच करेगा। भ्रष्टाचार विरोधी पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि भाजपा एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम वास्तव में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उठाए गए कदम थे। कुछ उदाहरण हैं विमुद्रीकरण, राफेल सौदा, पेगासस स्पाईवेयर और चुनावी बॉन्ड योजना। कांग्रेस इन संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच करेगी और अनुचित तरीकों से अवैध लाभ कमाने वालों को न्याय के कटघरे में लाएगी। पिछले 10 वर्षों में ज्ञात अपराधियों को देश छोड़ने दिया गया। ऐसा माना जाता है कि भाजपा एनडीए सरकार ने उन्हें देश छोड़ने में मदद की है और किसी भी घोटालेबाज को वापस नहीं ला पाई है। जिन परिस्थितियों में उन्हें देश छोड़ने दिया गया, उनकी जांच की जाएगी और घोटालेबाजों के सभी सहयोगियों को कानून के सामने लाया जाएगा। भाजपा एक बड़ी वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने दिया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ आरोपों को फिर से शुरू किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। कला, संस्कृति और विरासत। कला, संस्कृति और विरासत लोगों की पहचान बनती है। भाजपा एनडीए सरकार ने राजनीति और विचारधारा के संदर्भ में संस्कृति को देखने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि संस्कृति के वास्तविक चिकित्सकों, प्रथाओं और संस्थानों की उपेक्षा की गई है या उन्हें सक्रिय रूप से कमजोर किया गया है। कांग्रेस भारत की कला और संस्कृति की समृद्ध विविधता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वे स्वतंत्रता और रचनात्मकता के माहौल में पनपें। 1. कांग्रेस कलात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देगी। कांग्रेस सेंसरशिप का विरोध करेगी। कलाकारों को सेंसर करने या डराने के लिए स्वयंभू निगरानी समूहों के प्रयासों से सख्ती से और कानून के अनुसार निपटा जाएगा। 2. कांग्रेस भारत की जीवित परंपराओं, विशेष रूप से हमारी विशिष्ट स्वदेशी संस्कृतियों की समृद्धि को संरक्षित करने के लिए संसाधन और ध्यान समर्पित करेगी। 3. कांग्रेस कारीगर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी और शिल्प आधारित उद्यमों को बढ़ावा देगी। 4. कांग्रेस वित्तीय स्वायत्तता सहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी। इन संस्थानों को क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों और विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाएगा। 5. कांग्रेस स्कूलों और कॉलेजों में कला शिक्षा को बढ़ावा देगी और संस्थानों का समर्थन करेगी। 6. कांग्रेस भारत की चोरी हुई कला को वापस लाने के प्रयासों को तेज करेगी और निजी प्रयासों का भी समर्थन करेगी। 7. कांग्रेस संग्रहालय, कला दीर्घाएं, पुस्तकालय और अभिलेखागार स्थापित करने के सरकारी और निजी प्रयासों का समर्थन करेगी। इसमें जिला स्तर पर छोटे संस्थान शामिल होंगे, जो कलाकारों, कारीगरों, लोक संस्कृति और समुदायों के बारे में स्थानीय ज्ञान के भंडार हैं। कांग्रेस डिजिटल अभिलेखागार बनाने के उपायों का समर्थन करेगी। 8. कांग्रेस के पुस्तकालयों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे। कांग्रेस मोबाइल और सामुदायिक पुस्तकालयों का समर्थन करेगी। 9. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि स्मारकों और प्राचीन अवशेषों पर राष्ट्रीय मिशन को पुनर्जीवित किया जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अधिक धन और मानव संसाधन प्रदान किए जाएंगे। 10.
कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और विदेशों में भारतीय सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति की पारंपरिक और समकालीन अभिव्यक्तियों के भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद के लिए अनुदान देगी। 11. कांग्रेस कॉपीराइट अधिनियम 1957 की समीक्षा करेगी और उसे मजबूत करेगी। आर्थिक न्याय कांग्रेस की आर्थिक न्याय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजनीतिक और सामाजिक न्याय। कांग्रेस की आर्थिक नीति समय के साथ विकसित हुई है। 1991 में कांग्रेस ने उदारीकरण के दौर की शुरुआत की और देश को खुली, मुक्त और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर ले गई। इससे भारत को जबरदस्त लाभ मिला। बड़े पैमाने पर संपत्ति का सृजन हुआ, नए व्यवसाय शुरू हुए, उद्यमिता के अवसर पैदा हुए, एक बड़ा मध्यम वर्ग बना, लाखों नौकरियां पैदा हुईं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नवाचार देखने को मिले और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। कांग्रेस एक खुली अर्थव्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है जिसमें आर्थिक विकास निजी क्षेत्र के नेतृत्व में होगा लेकिन एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी होगा। यह एक नए संकल्प का समय है। 33 साल बाद आर्थिक नीति को फिर से निर्धारित करने का समय आ गया है। कांग्रेस को एक दृढ़ आर्थिक नीति की जरूरत है। नई संकल्पित आर्थिक नीति की आधारशिला नौकरियां होंगी। नौकरियां पैदा करने के लिए भारत को एक उत्पादक अर्थव्यवस्था बनना होगा। कांग्रेस को अपने और दुनिया के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए। ये भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का एक बड़ा अवसर है। कांग्रेस भाजपा की रोजगार विहीन विकास और रोजगार हानि विकास की विरासत को खारिज करती है। कांग्रेस महंगाई से जुड़ी समस्याओं, जिसमें व्यापक गरीबी, आबादी के बड़े हिस्से में भूखमरी, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और आय और धन में बढ़ती असमानताएं शामिल हैं, का समाधान करेगी। हमारी अर्थव्यवस्था के 3 लक्ष्य थे, हैं और रहेंगे: काम, धन और लोक कल्याण। काम का मतलब है कि बड़े पैमाने पर नौकरियां उपलब्ध होंगी और स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के भरपूर अवसर होंगे। 1. कांग्रेस अगले अध्याय में बताए अनुसार करोड़ों नौकरियां पैदा करेगी। सबसे ज्यादा नौकरियां निजी क्षेत्र में उपलब्ध हैं, खास तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र नौकरियों के सबसे ज्यादा अवसर पैदा करता है। औसत शिक्षा और औसत कौशल वाले श्रमिकों को भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। 2. कांग्रेस निजी क्षेत्र और सभी प्रकार के उद्यमों, बड़े, मध्यम, लघु और सूक्ष्म, को रोजगार के अवसर पैदा करने और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करेगी। 3. कांग्रेस अविश्वास और भय के मौजूदा माहौल को बदलेगी और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी जहां निजी उद्यम, नियामक एजेंसियां, कर एजेंसियां और सरकार आपसी सहयोग और सम्मान की भावना से काम करेगी। 4. कांग्रेस नवाचार और बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा करेगी, धन का प्रबंधन आसान बनाएगी और भारत या विदेश में कहीं भी उत्पादन और बिक्री की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। 5. कांग्रेस मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का समर्थन करेगी। 6. कांग्रेस द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देगी और उनमें भाग लेगी। 7. विनियामक निरीक्षण स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों और विनियमों पर आधारित होगा। ऐसे नियमों और कानूनों को निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा। 8. कांग्रेस सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी। 9. कांग्रेस एकाधिकार, एक कंपनी का वर्चस्व, अल्पाधिकार, कुछ कंपनियों का वर्चस्व और क्रोनी पूंजीवाद का विरोध करती है। 10.
कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति उन वित्तीय या भौतिक संसाधनों या व्यावसायिक अवसरों या रियायतों को हड़प न ले जो हर उद्यमी को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। 11. कांग्रेस की नीति उन व्यावसायिक उद्यमों को प्राथमिकता देगी जो बड़ी संख्या में रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। 12. पूर्ण रोजगार कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक लोगों को लाभकारी रोजगार मिले। 13. कांग्रेस ने पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता लाभ के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी के बीच संतुलन बहाल किया। औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाना। भाजपा एनडीए सरकार द्वारा पारित श्रम संहिताओं की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। 14. कांग्रेस कार्यस्थलों और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव और असमानता से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगी। 15. कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि बैंक स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दरों पर ऋण दें। 16. कांग्रेस बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की व्यापक समीक्षा करेगी, ग्राहकों का शोषण रोकेगी और बैंक सेवाओं के लिए शुल्कों को तर्कसंगत बनाएगी। 17. कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण में काम की गारंटी देगा। 18. कांग्रेस गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाएगी। 19. कांग्रेस घरेलू श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रस्ताव करेगी। 20. कांग्रेस रोजगार और मजदूरी के साथ साथ निवेश और मुनाफे को बढ़ाने के लिए कर नीतियों का मार्गदर्शन करेगी। 21. कांग्रेस नीतियों में उचित बदलाव करके धन और आय में बढ़ती असमानता को दूर करेगी। संपत्ति, धन और संपदा का सृजन किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य है। औद्योगिक और व्यावसायिक नीतियों और विनियमों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े उत्पादन या उच्च मूल्य के लिए हर बाधा, चाहे वह कानूनी हो या प्रशासनिक, हटा दी जाएगी। भारत के भीतर और आयात के माध्यम से वित्त, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और अन्य संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। व्यावसायिक उद्यमों को भारत के भीतर या निर्यात के माध्यम से माल और सेवाओं को बेचने की स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार में बाधा डालने वाले सभी कानूनों और विनियमों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा। 1990-91 में स्थिर कीमतों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 25 लाख करोड़ रुपए था। 13 वर्षों में, पहले कांग्रेस सरकार के तहत और बाद में गठबंधन सरकारों के तहत, सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो गया और 2003-04 में 50 लाख करोड़ रुपए के मूल्य पर पहुंच गया। यूपीए के 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था फिर से दोगुनी हो गई। 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद 100 लाख करोड़ रुपए था। भाजपा एनडीए सरकार को 100 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, लेकिन उसने इस सुनहरे अवसर को गंवा दिया। अगर यूपीए सत्ता में रहती तो 2023-24 में अर्थव्यवस्था फिर से दोगुनी होकर 200 लाख करोड़ रुपए हो जाती। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा के कुप्रबंधन के कारण 2023-24 के अंत तक जीडीपी केवल 173 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाएगी, जो कि एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य से कम है। कांग्रेस तीव्र विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने अगले 10 वर्षों में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। लोक कल्याण कार्य और धन सृजन का उद्देश्य लोक कल्याण है। भाजपा एनडीए की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण भारत के लोग आर्थिक रूप से विभाजित हैं। बहुत अमीर लोगों का एक बहुत छोटा वर्ग है
एक बड़ा मध्यम वर्ग है। एक बड़ा वर्ग है जो गरीबी रेखा से ऊपर है, लेकिन फिर भी मध्यम वर्ग में नहीं आता है। और देश में लगभग 22 करोड़ गरीब लोग हैं। गरीबों का कल्याण कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस का प्रयास होगा कि अगले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और सबसे बढ़कर नौकरी, काम के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और उन्हें आर्थिक रूप से उच्च पदों पर बैठे अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाए। जैसे जैसे लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं, उनकी ज़रूरतें बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर वस्तुओं और सेवाओं की होती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को भविष्य के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कार्यबल को तैयार करना चाहिए। भविष्य की चुनौतियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकें और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। सभी ऊर्जा का भविष्य हरित ऊर्जा है। कांग्रेस मौजूदा ऊर्जा स्रोतों से हरित ऊर्जा में संक्रमण के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करेगी। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और समान अवसर वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और समाज के सभी वर्गों में समृद्धि लाना होगा, जैसा कि कांग्रेस ने 1991 में किया था। कांग्रेस एक नई शुरुआत करेगी जिसमें सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाएगा। अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपनी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दोहरी चुनौतियों के संदर्भ में आर्थिक विकास के लिए अपने रोडमैप को फिर से निर्धारित करे और उसे फिर से प्राथमिकता दे। कांग्रेस ने इस घोषणापत्र के विभिन्न भागों में बहुत महत्वपूर्ण वादे किए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन वादों को लागू करके कांग्रेस निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और समतापूर्ण अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगी। यह अर्थव्यवस्था भारत को एक समृद्ध देश बनाएगी और बदलती दुनिया में लचीला भी बनाएगी। बेरोजगारी, नौकरियों की मांग को पूरा करना आज सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा भयंकर बेरोजगारी है। रोजगार की कमी के कारण हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी दर 10% है। 25 वर्ष से कम आयु के 42.3% युवा स्नातक बेरोजगार हैं। 30-34 वर्ष की आयु के स्नातकों में बेरोजगारी दर 9.8% है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का झूठा वादा करने वाली भाजपा पर किसी को भरोसा नहीं है। इस गंभीर समस्या के प्रति भाजपा, एनडीए सरकार का जवाब श्रम बल सर्वेक्षणों को रोकना, आंकड़ों से छेड़छाड़ करना और ऐसा दिखावा करना है मानो समस्या है ही नहीं। कांग्रेस इस समस्या को स्वीकार करती है और ठोस पहल के माध्यम से करोड़ों रोजगार सृजित करने का वादा करती है। 1. केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 30 लाख पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस तय करेगी कि राज्य सरकारों की कांग्रेस द्वारा तय समय सारिणी के अनुसार पंचायत और नगर निकायों में सभी रिक्त पदों को भरा जाए। 2. केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त संस्थानों में रिक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को भरना। 3. अग्रपथ योजना को समाप्त कर सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक को स्वीकृत पदों पर पूर्ण सामान्य भर्ती फिर से शुरू करने का निर्देश देंगे। 4. 2500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे। 5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करेंगे और 14 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। 6.
नियमित और गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त नौकरियां प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI योजना शुरू करेंगे। अगर कॉरपोरेट अतिरिक्त भर्ती करते हैं तो उन्हें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 7. सकल घरेलू उत्पाद में खनन की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाने और खनिज समृद्ध राज्यों में अकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन के लिए एक रणनीतिक खनन पहल कार्यक्रम शुरू करेंगे। 8. कांग्रेस शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण में काम की गारंटी देगा। 9. जल निकाय बहाली कार्यक्रम और बंजर भूमि पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू करके कम शिक्षित, कम कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करें। इन कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा। 10. राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर संगठनों से मिलकर एक स्वायत्त और सहकारी निकाय प्रत्येक जिले में कम से कम एक कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा, जो 18-29 वर्ष की आयु के युवाओं को लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। गैर लाभकारी संगठन स्थापित करेगा। मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण के लिए CSR कॉरपोरेट्स को फंड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 11. पंचायतों को सौर ग्रिड स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए बिजली पैदा करेगा और पंचायत स्तर पर रोजगार पैदा करेगा। 12. महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने और बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कानूनों में संशोधन करेगा। ऐसे कार्यस्थलों तक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। कराधान और कर सुधार सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर शासन का मूल है। भाजपा NDA सरकार के पिछले 10 वर्षों में अनियंत्रित कर संग्रह के मामले प्रकाश में आए हैं। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण आम लोगों और गरीबों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर का हिस्सा काफी बढ़ गया है और कॉर्पोरेट द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर का हिस्सा कम हो गया है। ये प्रगतिशील कर नीति के बिल्कुल विपरीत है। विमुद्रीकरण और GST कराधान के माध्यम से कर आधार बढ़ाने के बड़े बड़े दावों के बावजूद पिछले दशक में कुल करों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नहीं की है। इसके कारण व्यय में वृद्धि की बहुत कम गुंजाइश बची है। कांग्रेस भारत की कराधान प्रणाली में बड़े बदलाव करेगी ताकि इसे लोगों के अनुकूल और प्रभावी बनाया जा सके और निजी बचत और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। 1. कांग्रेस एक प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करेगी जो प्रत्यक्ष करों में पारदर्शिता, समानता, स्पष्टता और निष्पक्ष कर प्रशासन के युग की शुरुआत करेगी। 2. कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल में व्यक्तिगत आयकर दरों को स्थिर रखेगी। इससे वेतनभोगी वर्ग को बढ़ती कर दरों का सामना करने से रोका जा सकेगा और उन्हें मध्यम से लंबी अवधि में अपने वित्त की योजना बनाने में स्पष्टता मिलेगी। 3. कांग्रेस निवेश को बाधित करने वाली एंजल टैक्स और अन्य सभी शोषणकारी कर योजनाओं को समाप्त करेगी। 4. कांग्रेस व्यक्तियों, स्वामित्व और साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME पर कर का बोझ कम करेगी। 5. कांग्रेस केंद्रीय उपकर और अधिभार को सकल कर राजस्व के 5% तक सीमित करने के लिए एक कानून लाएगी। ये कानून मोदी सरकार के दोहरे उपकर राज को समाप्त करेगा जो राज्यों को कर राजस्व के उनके उचित हिस्से से वंचित करता है। 6. कांग्रेस भाजपा NDA सरकार द्वारा लाया गया GST कानून 2.0 के माध्यम से बदल जाएगा। नई GST व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित होगी कि GST एक एकल
सीमित दर, कुछ अपवादों के साथ, होगी जो गरीबों पर बोझ नहीं डालेगी। 7. कृषि इनपुट पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। 8. जीएसटी परिषद को फिर से डिजाइन किया जाएगा जो जीएसटी होगी। इससे संबंधित सभी मामलों पर अंतिम प्राधिकरण होगा। 9. जीएसटी कानूनों का प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्षैतिज रूप से विभाजित किया जाएगा। जीएसटी एक सीमा से कम दानकर्ता राज्य सरकारों के नियंत्रण में आएंगे। 10. जीएसटी उत्पन्न राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों और नगर पालिकाओं को आवंटित किया जाएगा। 11. ऑनलाइन व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे दुकानदारों और छोटे खुदरा व्यवसायों को विशेष राहत दी जाएगी। 12. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) और सीमा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र न्यायिक निकाय होंगे।